कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाया करती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खा के ही मिलती है। जी हाँ संगत जी, जीवन में कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। तो फिर जब हमें कोई परेशानी घेर लेती है तो हम क्यों घबरा जाते हैं? हमेशा याद रखिए संगत जी कि अगर कोई परेशानी आई है तो हमें निखारने के लिए आई है, हमें तराशने के लिए आई है। और जिसने हार मान ली उसे सिर्फ असफलता ही मिलनी है। तो संगत जी याद रखिए कि जीवन में अगर कोई परेशानी आई है या कोई मुसीबत आई है तो समझ लीजिए कि आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके भाग्य चेतने वाले हैं। इस बात को हम बहुत गहराई से सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा सत्संग अंत तक सुने और निश्चित ही इस सत्संग में भी आपके कई सवालों के जवाब छुपे होंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, सत्संग है वो गुरु जी की प्यारी संगत है, पुरानी संगत है, डॉक्टर आहूजा आंटी। आज हम डॉक्टर आहूजा आंटी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम, सारी संगत को मेरा प्रणाम। और गुरु जी जैसा कहते थे कि नमस्ते, तो मेरा नमस्ते स्वीकार हो। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी कि मैं अपनी इस जन्म की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बैकग्राउंड तो मेरा ये है कि मेरा जन्म एक डॉक्टर ब्राह्मणों के परिवार में हुआ था। मैं दिल्ली की पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी शौकिया तौर पर बहुत अच्छी जन्म पत्रिका देखते थे। वो मुझे कई बार कहा करते थे कि 32 साल की उम्र के बाद तेरे जीवन में एक ऐसा आदमी आएगा, एक ऐसा इंसान आएगा जिसका तेरे से कोई लेना देना नहीं होगा, वो अपोजिट सेक्स का होगा और वो तेरी जिंदगी का सारा संचालन करेगा। संगत जी, तब मुझे गुरुओं की महिमा का कोई ज्ञान नहीं था और मैं और मेरी फैमिली मजाक किया करते थे कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। 23 अप्रैल 1995 को मैंने जिंदगी में पहली बार गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। जब मेरी शादी हुई तब गुरुजी मेरे हस्बैंड के सरबाला बने थे और तब मैंने गुरुजी के पहले साक्षात दर्शन किए थे। और जब मेरी शादी हो रही थी तब मेरी मदर इन लॉ बार बार मुझे कह रही थी कि गुरुजी के साथ फोटो खिंचवाओ, इन फोटो की बहुत वैल्यू होगी। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, लेकिन हाँ, जैसे आपके बड़े जैसा बोलते हैं आप उनकी बात का मान रखते हो। शादी के 3-4 दिन बाद मेरी ननद ने कुछ ऐसी बातें मेरे बारे में बताई जो गुरुजी ने बताई हुई थी जब हमारा रिश्ता तय हुआ था। और मैं इतनी शॉक्ड हुई है सुन करके, बल्कि शॉक्ड शब्द भी बहुत छोटा होगा कि मैं हैरान थी कि गुरुजी को ये बातें कैसे पता है। कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। संगत जी, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी 89 में और 95 में मेरी शादी हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एड थी और मेरी मदर इन लॉ ने उसमें अप्लाई किया और सारी फोटो वोटो शेयर कर रखी थी। और अपेरेंटली मेरी मदर इन लॉ सारा बंडल लेके गुरुजी के पास गई और सारे बंडल में से गुरुजी ने मेरी ही फोटो निकाली और कहा लड़की यही होगी। उस टाइम मेरे हस्बैंड गुरुजी के इतने डिवोटी नहीं थे, लेकिन मदर इन लॉ जरूर थे। जब तक गुरुजी के पास मेरी फोटो पहुंची तब तक हम एक दूसरे से मिल चुके थे और एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके थे। और मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि हम ये रिश्ता ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा था कि तूने तेरा आज देखा है, मैंने तेरा कल देखा है, अगर तू मुझे मानता है तो ये शादी कर ले। तब तक मेरे अंकल किसी और लड़की को सिलेक्ट कर चुके थे एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। सो फाइनली हमारी शादी पक्की हो गई। परंतु मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से पूछा कि आप इसी लड़की को क्यों बोल रहे हैं आप शादी के लिए? तो गुरुजी ने कहा कि इसके फादर की डेथ हो चुकी है, इसकी मदर इसको वापस नहीं लेगी। लड़की वो चाहिए जो एनो ना छड़ दे, लड़की वो चाहिए जो इसे ना छोड़े। तुसी कुड़ी उठा लो और कोई दान दहेज मत मांगना। संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैंने जो एक जोड़ी कपड़ा अपनी शादी में पहना था मैं उसी में ब्याह कर घर आ गई और तब हमारी लाइफ शुरू हुई। मेरे हस्बैंड ने एक बार गुरुजी से आर्ग्यू भी किया था कि गुरुजी ऐसा क्या है इस लड़की में, मैं तो नहीं कर सकता इससे शादी। गुरुजी ने बोल दिया था कि तेरा जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, तू बहुत अपसेट हो जाएगा और तुझे ऐसी लड़की चाहिए जो तुझे संभाले, तू अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। और 6 महीने के अंदर संगत जी सब कुछ हो गया। माय हस्बैंड लॉस्ट हिज बिजनेस। मेरे हस्बैंड कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते थे एंड ही वॉज जॉबलेस, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट।
बट एनीवे गुरुजी एक्सेप्टेड मी इन हिज शरण। हमारी शादी अप्रैल में हुई और जुलाई का टाइम था जब गुरुजी ग्रेटर क्लैश में होते थे। और एक दिन हम लोग शाम को गुरुजी के पास गए और मेरे हस्बैंड ने कार में कुछ पैसे रखे हुए थे जो किसी को देने थे और कार वहां पर पार्क की और हम अंदर चले गए। और बस हमें चाय प्रसाद मिली ही थी कि गुरुजी ने हमें कहा कि जो पैसा गाड़ी में रखा हुआ है वो अभी तुरंत लौटा के आओ। और बस उन्होंने हमें ऐसा बोल के अलाउ कर दिया और हमने चाय प्रसाद ली और हम निकल गए। मेरे हस्बैंड शादी के बाद दोपहर में अपने पैर दबवाते थे और नई नई शादी थी तो मैं भी कुछ बोला नहीं करती थी और मैं मन में सोचा करती कि अरे यार ये क्या अजीब सी बात है, अब इनके पैर दबाओ। एक दिन मैंने मजाक में अपने हस्बैंड से कह दिया कि पहले मेरे पैर दबाओ फिर मैं आपके पैर दबाऊंगी। उस दिन शाम को हम ग्रेटर कैलाश मंदिर गए। गुरुजी बहुत लाउड और क्लियर थे और बड़ी जोर से गुरुजी ने कहा कि देखो वो लड़की आई है जो अपने हस्बैंड से पैर दबवाना चाहती है। और मुझे इतनी शर्म आई संगत जी, और मुझे तब एहसास हुआ कि गुरुजी को समहाउ कोई पावर है जो गुरुजी को सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है। मेरा गुरुजी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं था एक्सेप्ट कि वो घर के बड़े हैं तो मैंने सिर्फ उनका मत्था टेकना है और मुझे सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। ऐसे ही जिंदगी चलती गई और सडनली गुरुजी ने मुझे जुलाई एंड में बोला कि शशि आंटी पेट में बहुत दर्द होता है। एक्चुअली मैं खुद प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। मेरा एक परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर था विच वॉज गोइंग इनटू पैनक्रियास। जब मेरे फादर की डेथ हुई तब लोग कहते थे कि स्ट्रेस है, तो इस मामले में मेरी मदर बहुत सीरियस रही है। डॉक्टर को दिखाया तो एम्स के डॉक्टर ने कहा कि आप सर्जरी करवा लो ताकि आपका एसिड सिक्रेशन ना हो, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि फादर की डेथ हुई थी और मैं किसी भी ऑपरेशन थिएटर टेबल पर नहीं जाना चाहती थी। तो जब गुरुजी ने बोला कि पेट में दर्द होता है तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, तो कहते हैं कि पान के पत्ते लेकर आना। मैंने बात आई गई कर दी और ये बात जुलाई 95 की थी। दिसंबर 95 में जब हम जलंधर मंदिर गए थे गुरुजी के पास, तब मदर इन लो भी साथ थे। तब गुरुजी ने फिर से कहा कि शशि आंटी पान के पत्ते नहीं लाई। तो मुझे लगा कि अरे पान के पत्ते में इतना बड़ा क्या रखा हुआ है जो गुरुजी बार बार याद करवा रहे हैं। और फिर मेरी मदर इन लो नाराज हो गई कि सुनते नहीं हो किसी की बात, लाना था गुरुजी ने बोला है तो लेकर आना था, पान के पत्ते क्यों नहीं लेकर आए। तो मैंने भी मेरी मदर इन लो को बोल दिया कि आपका विश्वास होगा मुझे नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चल चल पान के पत्ते लेकर के आते हैं। जलंधर मंदिर के पीछे एक पान की शॉप है, हम वहां से पान के पत्ते लेने चले गए। सुबह का 10 बजे का टाइम होगा और हमने उसे बोला कि पान के पत्ते दे दो। तो पान की दुकान वाला कहता है कि गुरुजी ने मंगाए। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि हम बड़े गंदे लोग हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी गंदगी आपको कम से कम बता सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि कितना बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल रैकेट चल रहा है। मतलब मैंने सोचा ये पान को बेचेगा, उस पान को मैं फंड करूंगी और पता नहीं ये बात कहाँ कहाँ तक जाएगी। और ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी ने मांगे हैं। तो उसने कहा कि आधा घंटा रुकना पड़ेगा और उसकी बाल्टी में पत्ते थे। तो मैं बहुत चिढ़ गई क्योंकि पान की दुकान पर खड़े होना मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग लग रहा था। तो मैंने कहा गुस्से में कि अरे बाल्टी में जो पत्ते रखे हैं मुझे ये दे दे। तो कहने लगा कि नहीं गुरुजी के पास तो फ्रेश पत्ते जाते हैं, तोड़ कर लाने पड़ेंगे। आधे घंटे उसने हमें वेट कराया और मुझे इतनी वहां पे तब तक उस आधे घंटे में मुझे इतनी शर्म आ रही थी, बहुत शर्म आ रही थी। एनीवे मैं इस पान के पत्ते लेकर आई 10:30 तक। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा ऊपर जाकर सो जा। तो मुझे लगा कि 11 बजे कौन सो जाता है दिन में। तो मैंने कहा कि मुझे नींद नहीं आई है। तो गुरुजी ने फिर बोला कि जा ऊपर जाकर सो जा। मेरी जरा सी आर्ग्यूमेंट करने की टेंडेंसी हो गई। तो मेरी ननद ने कहा कि अगर कह रहे हैं तो तू ऊपर जाके सो जा ना, सोना मत, लेट जा। तो मैं ऊपर चली गई और वहां ऊपर गुरुजी का झूला और रेड कारपेट आज तक मेरे दिमाग में तरोताजा है। और मुझे पता नहीं मैं कब सो गई, मुझे कोई होश नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई। और 3 बजे का टाइम था जब मेरी ननद मुझे धक्के मार मार के उठा रही थी कि जल्दी उठ, कि तुझे गुरुजी ने नीचे बुलाया है। और मैंने अपने होश संभाले क्योंकि मैं कभी बिना चादर ओढ़े नहीं सोती हूँ। और जब मैं उस टाइम उठी तो मैंने देखा कि मेरे ससुर भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं और बगल में लेटे हुए हैं। और मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं अपने ससुर के सामने बिना चादर ओढ़े सोई हुई हूँ। एनीवे जब मैं नीचे आई तो मेरी मदर इन लॉ बरामदे में जहाँ पर एक्वेरियम होता है वहां बैठी हुई थी और उसके ठीक सामने गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाओ अंदर जाओ, गुरुजी ने बुलाया है। अब मैं आपको अपनी नीचता बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में आया कि मेरी सास को देखो, मेरी भी नई नई शादी हुई और पराये आदमी के साथ मुझे कमरे में जाने के लिए बोल
रही हैं, कितनी घटिया औरत है ये। अब वो जो ट्रीटमेंट रूम है वहां पर उस दरवाजे पर डोर क्लोजर लगा हुआ था और मेरे दिमाग में इतनी गंदगी चल रही थी कि मैं जब अंदर गई मैंने अपने पैर से अटका दिया और डोर क्लोजर को ताकि वो खुला रहे। तब तक मुझे गुरुजी की महिमा का कोई आभास नहीं था और ये गंदगी मेरे दिमाग में चल रही थी। और गुरुजी तुरंत मुझे बोले कि शशि आंटी जब भी मैं बुलाऊं ना तो अरविंद को साथ लेकर आओ। तो मुझे लगा अरे तो बड़े अच्छे गुरुजी है, इनको तो सब पता है। और मैं दौड़ करके अपने हस्बैंड को बुला कर लाई। गुरुजी ने हमको लिटाया, मुझे दीवान पर और मेरे हस्बैंड को कारपेट पर, पान के पत्ते पेट पर लगाए, मेरे भी और मेरे हस्बैंड को भी, तिल की करची फेरी। गुरुजी सामने से चले गए और कमरे में कोई नहीं था। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि तेरे कानों से धुआं निकला? अब हमारा एक मेडिकल दिमाग, हम कहाँ बिलीव करने वाले थे ऐसी बातों पर। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि पता नहीं, कहते तो हैं कि गुरुजी ऐसा इलाज करते हैं। एनीवे थोड़ी देर बाद मदर इन लॉ आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि इसे थोड़ी देर बाद पानी में बहा देना। तो मदर इन लॉ ने कहा कि जब हम जालंधर से वापस जाएंगे चंडीगढ़ तो रास्ते में बहुत सारी कैनल्स आएंगी, उसमें हम डाल देंगे। हम वहां आ गए, चंडीगढ़ आ गए। समहाउ मेरा दर्द चला गया और मेरी ईगो इतनी ज्यादा थी कि मैंने फिर भी इस बात को गुरुजी का चमत्कार नहीं माना। तब मुझे लगा कि आई एम इटरनली हैप्पी इन माई मैरिड लाइफ, इसलिए अल्सर हील हो गया। संगत जी 89 से लेके 95 तक की स्थिति ये थी कि मैं कुछ भी कंडीशन में रहूं मुझे दर्द होना ही होना। मैं कुछ खाऊं तो दर्द, कुछ ना खाऊं तो भी दर्द। तब मेरी हालत बहुत खराब होती थी और सडनली आपको एहसास हो कि आपका वो दर्द चला जाए, आप मान ही नहीं सकते। और काफी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मेरा दर्द चला गया है। और ऊपर से गुरुजी का हरी मिर्च वाला लंगर जो गुरुजी खुद प्यार से बिठाकर खिलाते थे, चपातियां गुरुजी डालते थे और जो भी चीजें अल्सर के पेशेंट को मना होती थी वो सब कुछ चलने लग गई। और मैंने इतना बढ़िया खाना अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था और मैं तो बड़ा लूट लूट के लंगर खाती थी और गुरुजी बड़े प्यार से खिलाते थे और पूरे आनंद की प्राप्ति मुझे होने लगी। एक बार जालंधर वाले मंदिर में जो एक्वेरियम वाली साइड है मैं वहां बैठी हुई थी। ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी, कोई बैठा है कुछ बोल रहा है तो सुन लेती थी। तो किसी बात पर मैं हंस रही थी किसी के साथ। जब गुरुजी वहां से निकले तो वहां से गुरुजी निकले और मुझे कहते हैं कि देखो कितने आराम से हंस रही है, इसको नहीं पता कि मैंने इसके कितने सारे ऑपरेशन कर दिए हैं। मैंने मन से शुक्राना किया क्योंकि तब तक मुझे पता चल गया था कि अगर मैं कुछ गलत सोचती हूँ तो पक्का मुझे गुरुजी बोलते हैं। तो गुरुजी ने मुझे ये पावर भी दिखा दी कि जो मैं सोचती हूँ वो भी गुरुजी को पता है और डिस्टेंस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। और जो दिल्ली में सोचा है वो बात जालंधर में बता देना है और बोलना भी जरूर है, चूकेंगे नहीं गुरुजी बोलने में। तब धीरे धीरे मुझे पता चल गया कि मैं कुछ गलत नहीं सोच सकती, कुछ गंदा नहीं सोच सकती और मुझे जरूरत नहीं है। और इस तरह मेरी जर्नी 95-96 में चली। 97 में मैं सीनियर रेजिडेंट बनी, पहले जीटीबी हॉस्पिटल में शाहदराबाद दिल्ली में। और मुझे थोड़ी थोड़ी बहुत रोज स्पॉटिंग होती थी। जब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कि गायनी में टेस्ट करा, मे बी यू आर प्रेग्नेंट। तो मैं उस दिमाग से अपना चेकअप कराने गई, तब पता चला प्रेगनेंसी नहीं है मेरी एंड आई हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर कैंसर। मेरे 1-1.5 साल तक टेस्ट होते रहे, सब कुछ होता रहा, मेरी डीएनसी भी हुई एंड फाइनली आई डायग्नोज विद द यूट्राइन कैंसर। मेरी जिंदगी खत्म हो गई। माई मदर इज ए कैंसर स्पेशलिस्ट, शी इज नो मोर नाउ। वो यूएस इमिग्रेट कर गई थी। मेरे 2 ब्रदर्स हैं, दोनों यूएस में हैं। बड़ा वाला एंकोलॉजिस्ट है यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट, लेकिन वो भी जा चुका था। और इस साइड की फैमिली में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि कौन सी सास जिसकी बहू की यूट्रस में कैंसर है उसे एक्सेप्ट करेगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कीमोथेरेपी नहीं लूंगी, जो कि एम्स की एचओडी ने एडवाइस किया था। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर मेरे हस्बैंड चाहे दूसरी शादी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया एंड आई डिड नॉट टेक एनी ट्रीटमेंट। 97 का एंड होगा या 98 की शुरुआत होगी जब मेरी मदर इन लॉ चंडीगढ़ से दिल्ली आए। मैंने तब तक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एज ए सीनियर डॉक्टर के तौर पे ज्वाइन कर लिया था एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी दिल्ली आए हैं, तूने चलना है। मैं ना गुरुजी के दरबार में बहुत डर डर के जाती थी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी फेथ बट बिकॉज ऑफ वेरी टेस्टी लंगर विच इज प्रोवाइडेड देयर। और मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, और मैं उस परिवार से हूँ जब तक कि तुम रोटी बनाओ नहीं तुम खा नहीं सकते। क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैं घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ, रोटियां बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और मैं गुरुजी के दरबार में कुछ नहीं करती थी, रज के चाय प्रसाद पीना, रज के लंगर खाना और सिर्फ खुश रहना। और बस ये चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। मैं कुछ भी नहीं सोचा करती थी तब कि कौन सी डिवाइन पावर, कौन आता है कौन जाता है, पर मेरी खुशी हो जाती थी उस शाम की। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि यस मुझे जाना है और हम लोग फिर बड़े मंदिर गए। उस टाइम पे गुरुजी की बहुत कम संगत हुआ करती थी और गुरुजी सोफे पे बैठा करते थे
मैं वहां पर आई और मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मुझे गुरुजी से कुछ मांगना है या गुरुजी कुछ दे सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने जब आज्ञा दी, लंगर खिलाया, आज्ञा दी, तो जब मैंने मत्था टेका तब मुझे बोले, और जैसे मैं मत्था टेकती हूँ गुरुजी कहते हैं, शशि आंटी कल अपने सारे टेस्ट रिपीट करवा ले। और मेरी मदर इन लॉ एकदम से मुझे बोलती है, कौन से टेस्ट तूने बताया नहीं। मदर इन लॉ सोच रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी प्रेगनेंसी पे सोचने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि ये कैंसर है। उस टाइम पे मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं थी, पर मैंने सोचा कि बोला है तो करवा लेते हैं सारे टेस्ट। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो सारे रिजल्ट आए टेस्ट के, माई टेस्ट रिपोर्ट विल बिकम 0 ओवरनाइट। 1 से 1.5 साल से मुझे कैंसर चल रहा था और वो रिपोर्ट में पूरा 0 हो गया। तो मैंने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया, तो उसने कहा नहीं सैंपल में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा सैंपल दो। फिर अशलोक हॉस्पिटल की एक लैब थी, एक सैंपल वहां गया और एक सैंपल लाल लैब में गया, और दोनों ही सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट 0 आई, नेगेटिव आई। मेरी डॉक्टर मुझ पर बहुत चिल्लाई, मुझे नहीं पता तू कहाँ गई थी, मुझे नहीं पता कि तेरे गुरु की क्या शक्ति है, लेकिन आइंदा से कभी फैमिली की बात मत करना। और उस टाइम पे गुरुजी ने अपनी संगत छोटे मंदिर में शुरू कर दी थी और घूमते फिरते मैं गुरुजी के पास जाती थी। और जब नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने कहा, ये कह रही है तेरी डॉक्टर नहीं, फैमिली नहीं होएगी, जा तेरे को पहला मुंडा होएगा। मैंने थैंक यू गुरुजी बोला, मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और बस छोड़ दिया। ये 98 का समय था और जब 99 का समय आया तो मैंने अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा किया और मैं छुट्टी लेकर के बॉम्बे चली गई, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑलरेडी बॉम्बे में रह रहे थे। और फाइनली 9 दिसंबर 2000 को मैं छोटे मंदिर गई गुरुजी के पास। पूरी संगत भरी हुई, हॉल खचाखच भरा हुआ, और मैंने गुरुजी को अपनी तरफ आते हुए नहीं देखा और सडनली ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं खड़ी हुई, गुरुजी कहते हैं, मिलाई बॉम्बे? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि अरविंद को मिलाई? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि और शशि आंटी अब तेरे पीरियड्स नहीं आएंगे, अब तू प्रेग्नेंट है। और पूरे हॉल में गुरुजी ने बात बोली एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। और मेरे पीरियड्स तो अभी 1 हफ्ते बाद आने थे। और संगत जी, ऐसा कोई टेस्ट किट नहीं है कि कोई 1 हफ्ते पहले आपको ये बता दे कि आप प्रेग्नेंट हो। हॉल में पूरा सन्नाटा और मैं बिल्कुल चुप हो गई। एनीवे माय साइकिल डिडंट कम। और फिर मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, इट बिकम पॉजिटिव एंड इट इज द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गुरुजी को तो सब कुछ का ज्ञान था, पर हम तो अज्ञानी ठहरे। मैंने फिर भी अपनी डॉक्टर को रिपोर्ट किया और वो मेरे पीछे ही पड़ गई कि इसको अबॉर्ट करो, क्योंकि तुम्हारे कैंसर का तो पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, ऐसे में तुम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती। तो मेरा उनसे झगड़ा होने लगा और मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ दिक्कत होगी तो मैं अबॉर्ट करवा लूंगी, लेकिन जब तक दिक्कत नहीं होगी तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। और हमारा बहुत झगड़ा हुआ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अबॉर्ट नहीं कराऊंगी। मार्च में मुझे फिर कुछ थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई और उसने मुझे बेड रेस्ट पे डाल दिया डॉक्टर ने, और महीना भर मुझे बेड रेस्ट पे डाला। और उस टाइम पे मुझे इतनी एनर्जी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। और लोग ऐसे समय में स्लो हो जाते हैं, मैं डबल रेट से काम करने लग गई, मुझसे तो बैठा ही ना जाए। एनीवे मेरी डॉक्टर ने मुझे सीरीज ऑफ इंजेक्शन और 15-20 गोलियां खाने को दी और कहने लगे कि मुझे नहीं पता तू क्या कर रही है। संगत जी, मैं हफ्ते में 2 बार इंजेक्शन लिया करती थी इंट्रामस्क्यूलर। और आप कितने लोगों से रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे इंजेक्शंस लगा दो इंट्रामस्क्यूलर, और मैंने खुद ही इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए, विच इज वेरी रिस्की। और मैं अपने आप को रूम में बंद कर लेती थी और खुद ही को इंजेक्शन लगाती थी, विच इज वेरी रिस्की, मुझे कुछ भी हो सकता था। एक दिन मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, कि मुझे ना गुरुजी इंजेक्शंस नहीं लेने हैं। और लेकिन गुरुजी मेरी तरफ टिपिकल स्टाइल में देख करके मुस्कुराए और कहते हैं ले ले। और मैं चुपचाप वापस आ गई, लेकिन मैं कंफर्म थी कि मुझे इंजेक्शन अब नहीं लेने। और मैं फिर गुरुजी के पास गई 1 हफ्ते के बाद, फिर मैंने गुरुजी से बोला और गुरुजी फिर बोले कि ले ले। और संगत जी, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ अपनी पर्सनैलिटी में। मैंने फट से गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं आपसे पूछने नहीं आई हूँ, मैं आपको बताने आई हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या बोल गई हूँ। और गुरुजी मेरे सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू हर हफ्ते यहाँ आना, मैं तुझे प्रसाद ब्लेस करके दूंगा और तू वो हर हफ्ते प्रसाद खाना। और आप सोचिए संगत जी कि कहाँ वो इंजेक्शंस, दवाइयाँ और कहाँ गुरुजी का कड़ा प्रसाद और लंगर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं हर हफ्ते आऊंगी। मीनवाइल जब मुझे मार्च में स्पॉटिंग हुई और मैं कहीं जा नहीं सकती थी, महीना ऐसे ही निकल गया। तो मेरी मदर इन लॉ दिल्ली आई हुई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे गुरुजी के पास ले जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया, तैयार नहीं थी कार में ले जाने के लिए कि कहीं रास्ते में कुछ हो जाएगा। फाइनली जब सबने मुझे मना कर दिया तो मैंने खुद ने गाड़ी उठाई और पहुंच गई गुरुजी के पास। तब तक बैसाखी का फंक्शन हो चुका था और अगले दिन बड़ा फंक्शन हो रहा था। और जब मैं वहाँ पहुंची तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि हूं आई है, अब आई है तू। हमारा तो बहुत बढ़िया तरीका होता है हम इंसानों का कि हर चीज में हम दुख में भगवान को ब्लेम कर देते हैं कि आपकी वजह से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है। मैंने भी गुरुजी को बोल दिया, आप ही ने तो मुझे रोक के रखा था। तो गुरुजी कहते हैं चल अच्छा बैठ।
अब गुरुजी ने मुझे एक डब्बा भर के इमरती मुझे दी। लंगर मैंने खाया और जब मैं वहां से चलने लगी तो जो गुरुजी की माताजी हैं वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि जब मैं माताजी के साथ बैठा करती थी, माताजी अपना एक गुड्डा मेरे घुटने पे रख करके बात करते थे और मुझे उनकी इतनी टिपिकल पंजाबी आती भी नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब वो इस प्रकार से बैठ के मुझसे बातें करती थी। तो मैं माताजी के साथ बैठी हुई थी, गुरुजी ने सबको लंगर खिलाया तो माताजी कहने लगी कि बैसाखी पर लोगों ने बहुत फूल चढ़ाए, तू जमुना पार रहती है, ये लोग तो फूल कचरे में डाल देंगे, तू इसे नदी में डाल देना। मैं अपना घमंड आपको बता रही हूँ संगत जी, मेरे मन में भी वही भाव आया जो एक भजन में है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और मैं उस घमंड में आ गई कि वाह गुरुजी को मुझसे काम है और मैं काम कर दूंगी। जब मुझे आज्ञा मिली जाने के लिए तब गुरुजी ने मुझे आज्ञा के टाइम बोला कि ये फूल ड्यूटी पर जाने से पहले तू सुबह नदी में डाल देना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि तू निजामुद्दीन फ्लाईओवर से आना जाना मत किया कर। अब मेरी इमेजिनेशन ऐसी थी कि शायद मुझे जो फूल मिलेंगे वो 2 लिफाफों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। और जब सेवादार फूल लेकर आए तो आई वॉज शॉक्ड, 2 बड़े बड़े टोकरे भर के फूल थे। तो जो छोटी सी जो मारुति 800 थी वो तो और छोटी लगने लगी। तो मैंने मन में गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरा अहंकार तो आपने यही तोड़ दिया। फिर मैंने मन में ये भी बोला कि गुरुजी अब ये सेवा किसी और को मत देना, अब ये तो मैं ही करूंगी। अब आप चाहे गाड़ी बड़ी करो चाहे टोकरे छोटे करो, ये सेवा मुझसे मत लेना, ये मैं ही करूंगी। फिर जैसे तैसे वो फूल जो है गाड़ी में फिट हो गए। मैं और मेरी दूर की आंटी जो बहुत बुजुर्ग है, बस हम दोनों कार में थे और कार की पीछे की सीट पूरी फूलों से भरी हुई थी। हम वो गाड़ी चलाकर लाए और आइडिया की पुल पर रात के 1-2 बज रहे थे और वहां पुल से खड़े होकर मैंने 2 टोकरे फूल के नदी में प्रवाहित किए। दूसरे दिन मैं काम पर आई। जमुनादार से मैं वेलिंगटन हॉस्पिटल जब मैं काम पर आई तो 13 किलोमीटर की ड्राइव होती थी। मैं जब वापस जा रही थी तो 4 बजे का टाइम था, पुराना ITA से जा रही थी, अब तो खैर वो रिबाउंड हो गया है। वहां पर बम्पर टू बम्पर ड्राइव होती है, उस पर कोई रीजन नहीं होता कि गाड़ी रुके। और जब मैं गाड़ी के पीछे चल रही थी और सडनली उस कार ने टर्न लिया और मेरे सामने आके रुक गई। और रात में जब मैंने फूल डाले थे तो मैंने इलेक्ट्रिक पोल का नंबर पढ़ा था जस्ट क्यूरियोसिटी की वजह से। तो मेरे सामने की गाड़ी सडनली हॉल्ट करी और मेरे पीछे रियर व्यू मिरर में मुझे ब्लू लाइन बस दिखी और मुझे पहली बार अपनी मौत नजर आई और मुझे लगने लगा कि बस अब मेरा अंत निश्चित है। और जब वो ब्लू लाइन उस पेवमेंट से निकली, ये वही स्पॉट था जहां से मैं फूल बहा रही थी। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ से मैं फूल बहा चुकी हूँ। और तभी गुरुजी ने कहा था कि ड्यूटी से जाने से पहले फूल बहाना। और मैं इतने सन्नाटे में आ गई और मुझे समझ में आ गया था कि अगर आज मैं जिंदा नहीं बचती, किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ। सड़क के किनारे में आधे घंटे में वहीं बैठ गई और मैं घर भी नहीं गई। मैं वहां से वापस मुड़ी और गुरुजी के पास गई। तब 7 दिन गुरुजी की संगत हुआ करती थी। मैं छोटे मंदिर में एंटर हुई। गुरुजी अपने रूम के पास से आए और मुझे कहते हैं कि हो गया तेरा दूसरा जन्म। आई डिडंट हैव वर्ड्स टू से संगत जी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे एक ब्लेसिंग और दी। गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे इस जीवन में इतना ब्लेस किया है कि तू हमेशा सेवा करेगी और तेरे पास जितनी तेरी नॉलेज है वो हमेशा रहेगी। लेकिन अगर तू इस मेडिकल नॉलेज के पैसे कमाएगी ना तो ये नॉलेज तुझसे चली जाएगी। और आप सोचिए संगत जी, उस दिन के बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी बदल गई। बस इस बीच में मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी चेंज हो गई, सब स्मूथली चलता रहा। मीनवाइल ऑन 9 जनवरी 2000 गुरुजी टोल्ड मी आई हैव कंसीव्ड। तब मैंने गुरुजी से कहा कि मैंने ये दवाइयां नहीं लेनी। तब तक मैं रेगुलर अल्ट्रासाउंड के लिए जाया करती थी। गुरुजी कहते हैं बड़ी डॉक्टरों के पास जाती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप बोलिए तब मैं जाऊंगी। और संगत जी मैंने कोई एंटीनेटल चेकअप नहीं करवाया। संगत जी टिल अबाउट मई और जून गुरुजी कड़ा प्रसाद दे रहे थे तो गुरुजी मुझसे कहने लगे कि शशि आंटी तेरी डिलीवरी चंडी मंदिर में होगी। संगत जी मैंने तो लोगों से तजुर्बे सुने थे कि कौन सी लड़की अपनी डिलीवरी ससुराल में कराती है, लोग तो मायके जाते हैं। और मेरी मदर ने वो ऑप्शन मेरे लिए बंद कर दिए थे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो अकेले करा लूंगी, सर्वेंट यूज कर लूंगी और मैं खुद अपने आप से मैनेज कर लूंगी। और मैंने कहा गुरुजी मैं कहीं भी चले जाऊंगी, ससुराल नहीं जाऊंगी क्योंकि मदर इन लॉ के लिए बहुत डिफिकल्ट है कुछ भी मैनेज करना। और गुरुजी ने मुझे 2-3 बार फिर बोला कि शशि आंटी तेरी डिलीवरी चंडी मंदिर में होगी। और फिर एक दिन मैं गई तो गुरुजी ने मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद रख दिया। पहले ऐसा होता था संगत जी की जब गुरुजी कड़ा प्रसाद हाथ में देते थे तो बाहर जाके खाना होता था। तो एक बार जब मैं गई तो गुरुजी ने मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद रख दिया और बोला कि तू इधर ही बैठ जा और बोले कि तू इधर ही खा और मुझे बता कि तू कब जाएगी। तो जब आपने सरेंडर कर दिया गुरुजी को तो फिर मैंने कहा कि गुरुजी अब मैं क्या बताऊं, अब आप ही बताओ। तो गुरुजी ने मुझे 23 या 24 जून की मुझे डेट दी
लेकिन आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी थी लेकिन आर्मी का वर्किंग डे था। तो गुरुजी ने कहा तेरी छुट्टी है, तू उधर जा और तू डॉक्टर को दिखा। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं जाऊं कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि तू शताब्दी से जा। और ये मेरी पहली बार था जब मैं अपने इन-लॉज के घर जा रही थी अपने हस्बैंड के बिना। फिर मैं शताब्दी से अपने ससुराल पहुंची। मैंने अपनी मदर इन लॉ को कॉल किया और मैंने कहा कि आप मुझे लेने आ जाओ कि मुझे गुरुजी ने चेकअप के लिए बोला है। तो मदर इन लॉ ने कहा ये गुरुजी ने बोला है तो बिल्कुल आ जाएंगे। और मेरे इन लॉज मुझे लेने आए, मुझे पिक किया और हम लोग चेकअप के लिए गए। और डॉक्टर ने मुझे जब देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि वी विल डू अ सिजेरियन। मुझे पहला डर तो यही था कि सिजेरियन कर देगा। एंड आर्मी ऑफिसर वॉज वेरी फ्रेंडली। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो एज बहुत ज्यादा है और लेबर इतनी अच्छी होगी नहीं, तो इमरजेंसी में सिजेरियन करवा लेना। मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी मत करो, आप तो कर दीजिए। तो उसने कहा कि अगस्त एंड तक तुम आ जाना और एंड सितंबर एंड इज योर ड्यू डेट। और फिर उसके बाद जैसे रेगुलर ऑफिस जाती हूँ वैसे ऑफिस गई मैं। और मेरे बॉस भी मुझे बोला करते थे कि शशि तू छुट्टी ले ले, क्योंकि उनकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी और वो काफी कॉम्प्लिकेशंस थी और उसका तो बहुत सारी चीजें बहुत डाउन थी। तो वो मुझे बोला करते थे कि शशि तू छुट्टी ले ले, अगर तुझे कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे कि अपनी बेटी को तो इतना आराम दिया। मैंने कहा कि नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं और मैंने ऐसे ही वर्क कंटिन्यू रखा। 20 अगस्त की बात है जब जन्माष्टमी आई और जब जन्माष्टमी की छुट्टी आई तब गुरुजी ने मुझे कहा कि जा तेरा अल्ट्रासाउंड करा, देख मैंने तुझे क्या दिया है। संगत जी ये मेरी प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड था। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मैंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया और गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि आप भी साथ जाओ। मैं वहां गई और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड के बाद मैं तो कमरे से बाहर हो गई तो जो डॉक्टर है उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को कहा कि बेबीज आर ऑलरेडी इन पोजीशन, दे विल बी डिलीवर अर्ली। तब हम लोग बहुत टेंस में आ गए क्योंकि सितंबर ड्यू डेट दी थी और अगस्त में वार्निंग मिल रही है। लेकिन मदर इन लॉ ने मुझे नहीं बताया। लेकिन जब शाम को हम गुरुजी के पास मंदिर में आए तो गुरुजी ने मदर इन लॉ को बोला कि कहता है डॉक्टर जल्दी डिलीवर करेगी, तब तक नहीं करेगी ये जब तक मैं नहीं कहूंगा। तब मुझे पता चला कि मेरी मदर इन लॉ को ये टेंशन भी हो रही है। एक दिन गुरुजी ने 24 या 25 अगस्त रही होगी, गुरुजी ने कहा कि शशि की सैलरी से एक स्टील का ग्लास, एक स्टील की कटोरी और चीनी लेकर आना। मैं और मेरी मदर इन लॉ स्टील का ग्लास, स्टील की कटोरी और चीनी लेकर गुरुजी के पास गए। 27-28 की रात थी जब गुरुजी ने जनरल संगत भेज दी और वहाँ एक जॉइंट सेक्रेटरी आती थी रूबी अरोड़ा। हम दोनों पीछे बैठकर बड़े गप्पे मार रहे थे और गुरुजी आगे सिंहासन पे अपने संगत के साथ थे, शबद चल रहे थे। और वो मुझसे पूछती है कि तेरा काम हो गया? तो मैंने बोला कौन सा काम? तो वो बोलती कि ले सारी दुनिया तो गुरुजी से लड़का ही मांगने आती है। तो कहती कि गुरुजी ना हमारी सुनते नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं आके शोर मचाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कि जो तुम मन में सोच लो तो सब गुरुजी को पता हो, तुम इधर आओ चाहे ना हो, गुरुजी हर बात जानते हैं। और हम दोनों जब ये बातें कर रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी हमारे सामने कब आ गए। और जब हम दोनों ये सारी बातें कर ही रहे थे तो हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी कब आ गए। तो गुरुजी हमसे बोलते हैं हो गई तुम्हारी सारी प्रेगनेंसी पे बातें। और मैं शर्मिंदा थी कि गुरुजी सोच रहे होंगे कि देखो ये कोई शब्द नहीं सुन रहे, ध्यान नहीं लगा रहे और बातें कर रहे हैं। फिर संगत जी जो मैं ग्लास, कटोरी और चीनी लेकर आई थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ग्लास में चीनी डाल। और तब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ग्रेविटी देखी। मैं चीनी डालूं और चीनी ग्लास में जाए ना और सारी चीनी बार बार नीचे कारपेट पे गिर जाए। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे डांटा कि तूने ठीक से डाली नहीं तो सारी चीनी नीचे गिरा रही है। फिर मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मुस्कुराए तो गुरुजी बोले अब डाल, अब चीनी सीधी जाएगी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी की पावर कितनी है। और फिर गुरुजी ने मुझसे ग्लास लिया, वो ग्लास के ऊपर कटोरी रखी और गुरुजी ने हमें फिर इंस्ट्रक्शन दिया कि जब शशि का लड़का हो जाएगा तो इसे शिव मंदिर में रख देना। और विद इन अ सेकेंड गुरुजी ने अपना पूरा चोला उतारा और मेरी तरफ फेंका और मुझे कहते हैं एले शशि आंटी फड़। जैसे गुरुजी ने दिमाग फेर देते हैं तो मेरे दिमाग में आया कि इस चोले की तह लगानी है। और मेरे हिसाब से जब मैं गुरुजी को देखती थी तो गुरुजी की हाइट 5'7", 5'8" और अब आप सोचिए कि गुरुजी की जो धोती होती है मैंने उससे तह लगाना शुरू किया और मुझे उसका दूसरा एंड नहीं मिला। फिर मैं गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी मुस्कुराने लगे और गुरुजी कहते हैं कि दोबारा लगा। मैंने वो सब लपेटा, गुरुजी की जैकेट, गुरुजी का कुर्ता, एंड आई टर्न्ड और मैंने सुधा आंटी को देखा और उनसे बोला कि आंटी अब इनको कहाँ रखना है। तो वो कहती है कि तेरे को पता नहीं फड़ का क्या मतलब होता है। तब एक पल के लिए मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने अपना चोला मुझे दे दिया है। मैंने मत्था टेका, तब गुरुजी ने मुझे बोला कि कभी कोई चिंता मत लाना, मैंने तुझे इतना ब्लेस कर दिया है। मुझे इसका मीनिंग तब भी समझ में नहीं आया। अगले दिन हम चंडीगढ़ गए और पूरे रास्ते मैंने गुरुजी का चोला अपनी गोदी में रखा। और जब हम चंडीगढ़ पहुंचे और हम फिर मेडिकल चेकअप के लिए गए और मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी तो डॉक्टर ने मुझे कुछ 5 दिन का रेस्ट
बोला, जब आप सिजेरियन के लिए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जाते हो, उस ओटी के अंदर आपके साथ कोई नहीं जाता है, आपके कपड़े, आपका सब कुछ बाहर निकल जाता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने कहा था कि कभी कोई चिंता न लाना, मैंने तुझे इतना ब्लेस कर दिया है। सारे परिजन आपके दरवाजे के बाहर छूट जाते हैं। और जब मैं ओटी टेबल पर लेटी और मुझे गुरुजी ने इतनी पावर दी थी, इतनी पावर दे रखी थी, मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं थी। और जो एनेस्थेसिया देने वाली डॉक्टर थी वो मुझे कहती कि इस टेबल पर हर कोई टेंस रहता है, हर कोई टेंशन में रहता है, लेकिन तुम स्माइल कर रही हो, तुम्हारी शक्ति कहाँ पर है। तो मैंने उन्हें फिर अपने गुरुजी के बारे में बताया। फिर मुझे जब एनेस्थेसिया मिला उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। और जब मैं उठी तो मुझे सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपको बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बेटा हुआ है। एंड संगत जी, इट वॉज एन एफर्टलेस प्रेगनेंसी। और मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि यार लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं प्रेगनेंसी, अगर ऐसी बात है और ऐसी एफर्टलेस प्रेगनेंसी होती है तो मैं तो 10-12 बच्चे कर लूं। और जब हम दोबारा गुरुजी के पास मिलने गए, मत्था टेकने गए, तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि की कहती है, तेरे को 10-12 बच्चे चाहिए, तेरे को दूसरा भी मुंडा ही होगा। तो गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, और मैं हमेशा गुरुजी की शुक्रगुजार रहूंगी। आज भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। और वैसे तो सत्संग और भी हैं, पर अभी मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। और गुरुजी ने अगर आज्ञा दी तो मैं आगे भी अपने सत्संग और शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत खूबसूरत कहानी के साथ करेंगे। एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया। फिर उसमें मूर्ति के बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार से कहा कि मंदिर में मूर्ति रखनी है, कोई अच्छी सी मूर्ति बनाकर लाओ। मूर्तिकार मूर्ति के लिए अच्छा पत्थर खोजने जंगल में गया। कुछ दूर चलते ही 2 पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा कि ये पत्थर ठीक है, इनको ही तराश कर मूर्ति बना लेता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। जैसे ही मूर्तिकार पहले पत्थर पर पहली हथौड़ी की चोट मारने लगा, वैसे ही पत्थर ने मूर्तिकार से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने यह बात सुनकर पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर के पास गया। मूर्तिकार ने अपने औजारों से पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने में लग गया और एक अच्छी मूर्ति बना दी। मूर्ति को लेकर मूर्तिकार गांव के मंदिर में पहुंचा जहां उसे रखना था। मूर्ति को रखने का समय आया। मूर्ति को रखने लगे। इतने में गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक पत्थर और चाहिए जिस पर नारियल फोड़े जाएंगे। मूर्तिकार को तुरंत उस पत्थर का ख्याल आया जिसे वह जंगल में छोड़कर आया था। मूर्तिकार जंगल में गया और पत्थर को ले आया। जब मूर्ति व पत्थर को एक जगह रख दिया गया, मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। जब वह आकर मूर्ति पर फूल अर्पण करते और पास वाले पत्थर पर नारियल को मारते और फोड़कर मूर्ति के ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते। यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो लोग तुम्हें पूजते हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि सभी मुझ पर जोर से नारियल मारते हैं। यह सुनकर मूर्ति ने पत्थर से कहा कि हम दोनों एक जगह एक जैसे ही थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम कुछ दर्द सह लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे, और मैंने लाखों चोटों को सहन किया है, जब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई है कि अब लोग मुझे पूछते हैं। आराम व मुश्किलों से बचने का फल यही होता है। संगत जी, इस कहानी से सीख यही है कि हमारे जीवन में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती है जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर ये छोटी छोटी मुश्किलें और बड़ी हो जाती हैं। अगर हम इन मुश्किलों को पहले ही सहन कर लें, शायद हमारा जीवन आगे बहुत अच्छा हो सकता है, सुनहरा हो सकता है। इसलिए संगत जी, अगर जीवन में कोई मुसीबतें आई हैं, उससे घबराए नहीं, उसका सामना करिए, क्योंकि निश्चित ही आपका आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत होने वाला है।